साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 की बात करूंगा और इसमें संपूर्ण जीके जीएस की बात और स्टैटिक जीके की बात होगी। और इस जीके जीएस और स्टैटिक जीके को एमसीक्यू फॉर्म में बात होगी, इनकी टॉप एमसीक्यूज होंगे और ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और नए क्वेश्चंस होंगे, उनको मिला के और ये क्वेश्चंस होंगे जो कि जिनके कि इस एसएससी जीडी 2024 की जो आपकी परीक्षा है इसमें आने की पूरी संभावना है। और इस सीरीज की यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पूर्व आपने पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा और आपको अंदाज़ा लगा होगा कि इन वीडियोज़ की, इन क्लासेस की का लेवल क्या है। और जहाँ तक कंटेंट की बात होगी तो संपूर्ण कंटेंट होगा, संपूर्ण जीके जीएस यहाँ लिखा भी है। इसमें हिस्ट्री से, जियोग्राफी से क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी इकोनॉमी से क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, खेल खिलाड़ी, प्रमुख दिवस, चर्चित व्यक्तित्व से होंगे, चर्चित स्थानों से भी होंगे, लोक नृत्य यानी फोक डांसेस से, वाद्य यंत्रों से होंगे, ऑनर्स एंड अवार्ड से, पुरस्कार एवं सम्मान, फेस्टिवल से होंगे, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से होंगे क्वेश्चंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स से होंगे, संस्थानों से होंगे, जनगणना से, देशों की राजधानी और मुद्राओं से क्वेश्चंस निश्चय ही आते हैं, उनसे भी प्रश्न होंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस रहेंगे। भारत और विश्व में प्रथम की बात आती है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। पुस्तकें एवं लेखकों से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, वो यहाँ पर इसमें शामिल किए गए हैं। प्रमुख चक्रवात वगैरह से प्रश्न होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स से प्रश्न होंगे, वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो कि एसएससी जीडी की इस 2025 की जो परीक्षा है, जो कि जनवरी फरवरी में होनी है, उसमें जिनके आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? Whose autobiography is Wings of Fire? पहले तो आप समझें कि यह जो आत्मकथा है और किसकी है? इस महान व्यक्ति की है। इस सेंचुरी की सब बड़े महान हस्तियों में से ये एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। अब कुछ आत्मकथाएं देख लीजिए। ये जो किताबों के नाम हैं ये सब आत्मकथाएं हैं, तो ये भी आप समझे रहिए कि आत्मकथाएं हैं। और दूसरी किनकी कौन सी आत्मकथा है ये भी देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। ये प्रश्न खूब आया है, इसको आप याद रखें। बिल क्लिंटन माई लाइफ, स्वामी रामदेव माई लाइफ माई मिशन। तो याद रखिएगा, लाइफ सब में शब्द आया है तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, हरिवंश राय बच्चन इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेटिंग फॉर अ वीज़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया, ये भी प्रश्न आया हुआ है। नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट एनफ, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आत्मकथा। इनकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही आत्मकथा है। एडोल्फ हिटलर ने मीन कैम्प नामक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो आप देखिए कि एक प्रश्न है जिसके इतने उत्तर हैं, तो आप को अंदाज़ा लग रहा होगा कि इनकी व्याख्याएं इन समाधान द सॉल्यूशन की कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इसको पूरे शिद्दत से देखिए, पूरे गंभीरता से, पूरी प्रामाणिकता से, बड़े धैर्य से पूरी वीडियो देखिए और आपको निश्चय ही लाभ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको ठीक लगे, और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? नहीं मिलती वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार? तो आप देखिए, म्यांमार से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं मिलती? क्या अरुणाचल प्रदेश? आप देखिए
आप देख लीजिए चित्र में देखेंगे किससे मिलती है। देखिए ये म्यांमार है, ये सफ़ेद नीचे भाग वाला भाग, दाहिने वाला भाग, ये म्यांमार है। अब इससे आप देखिए, एक तो नागालैंड ये मिल रहा है, तो नागालैंड तो नहीं हुआ, किससे नहीं मिलती। और कौन सा मिल रहा है, नागालैंड हो गया, मणिपुर भी मिल रहा है, ठीक यहाँ है, तो मणिपुर इसमें नहीं है ऑप्शन में। मिजोरम मिल रहा है, तो मिजोरम भी नहीं हो गया। और ये अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा है किनारे, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। असम जो है से म्यांमार की सीमा नहीं मिलती, ये म्यांमार ये वाला एरिया है, और असम कहाँ है, ये है, तो आप देखिए कि सीमा नहीं मिल रही। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आप देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं आपने इसके पूर्व प्रश्न में भी देखा, ये सारे पॉइंट्स वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं और इस परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए इन पॉइंट्स को एक एक प्रश्न मान के पढ़िएगा, और तब आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। भारत की स्थलीय सीमाओं की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। उत्तरी सीमा जो है, इस पर जो देश हैं वो चीन, नेपाल और भूटान से ये सीमा साझा करता है देश। किन देशों से, तो उत्तरी सीमा पर जो है चीन, नेपाल और भूटान हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा मिलती है भारत से। पूर्वी सीमा पर म्यांमार और बांग्लादेश की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये प्रश्न आया हुआ है, इसकी साझेदारी जो है वो बांग्लादेश से है। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश से साझा करता है भारत, और सबसे छोटी कभी प्रश्न आ जाए तो अफगानिस्तान से है, ये याद रखिए। म्यांमार के साथ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनकी सीमाएं साझा होती हैं, जो कि अभी आपने नक्शे में भी देखा। अब बांग्लादेश के साथ की बात करें, ये यहाँ पर 4 थे और बांग्लादेश के साथ 5 है, तो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा और लास्ट में क्या है, असम, तो 5 बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, तो एनलाइटमेंट इनको कहाँ प्राप्त हुआ था, क्या लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बोध ज्ञान यानी बोध हुआ, तो आप इससे अंदाज़ा थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए, कोरिलेट करिए कि बोध गया जो है में इनको बोध हुआ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या एक्सप्लेनेशंस महत्वपूर्ण है। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व। कई बार केवल ये सीधे प्रश्न पूछ देता है डायरेक्ट, कब जन्म हुआ, सन पूछ देता है, तो याद रखें। गृह त्याग, इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, प्रश्न खूब आता है इनका। गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और सर्वाधिक उपदेश और मृत्यु, इनको कहते क्या हैं, तो ये याद रखिएगा। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति, इसको ये महाबोधि जो है वृक्ष के नीचे हुई, इसको महाबोधि कहा जाता है। बोध गया में हुई ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान मिला। वैशाख पूर्णिमा को निरंजना, जिसको फाल्गु नदी कहते हैं, ये भी खूब प्रश्न आया है, इसके किनारे निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और पीपल वृक्ष के नीचे। तो इतना आप देख रहे हैं कि एक लाइन में, 2 लाइन में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, इसीलिए गागर में सागर भी है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, जिसको ऋषिपत्तनम कहा जाता था, लेकिन इसको कहते क्या हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, और ये पाली भाषा में इनके उपदेश रहे हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये जो है कुशल नहीं है, ये कौशल देश की राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और ये कुशीनगर में यानी कुशीनारा में, इसका नाम कुशीनारा भी था, तो कुशीनारा या कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी, और यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट चौथा नंबर विज्ञान से प्रश्न है, प्रकाश वर्ष
किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? तो ये प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? क्या समय की है? देखिए वर्ष क्या है, वर्ष तो समय की इकाई है। इससे आप जो है ये मत लगा दीजिएगा कि समय है, प्रकाश वर्ष जो है इकाई समय की है, नहीं, ये है दूरी की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, और ये दूरी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी दूरियां होती हैं। जैसे ये पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापा जाए तो कितने प्रकाश वर्ष होगी, ये यूनिट है। यानी सूर्य से या तो तारों की, या तारों से सूर्य की, तो इतने बड़े बड़े पिंडों की दूरियां नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो यह एक दूरी है, प्रकाश वर्ष भले इसका नाम है। और प्रकाश वर्ष जो ये दूरी है, ये एक प्रकाश, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कितनी दूरी होगी? तो एक प्रकाश वर्ष होगा तो ये है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये है प्रकाश वर्ष, यानी ये दूरी इतनी है। अब इसमें यदि आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 9.46 इंटू 10⁻15 हुआ, तो देखिए प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल इसमें इस समय को गुणा कर दिया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। और समय में समय इतना ज़्यादा लिखा है, देखिए 300, एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें दिन में 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा क्या, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में। प्रकाश की चाल कभी पूछते तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यदि लंबाई की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये फर्मी मीटर होती है। और कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻−9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर, और 1 फर्मी मीटर जो है 10⁻−15 मीटर। सो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है, किसकी, लंबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेज कुल 8 हैं, 6 हैं, जिनमें से संस्कृत तो है, तमिल भी है, तेलुगु भी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। और सब, चूँकि तमिल 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई, इसलिए तमिल सबसे प्राचीन जो है तमिल है, और 2014 में उड़िया, इसलिए सबसे नवीन जो है उड़िया भाषा है क्लासिकल लैंग्वेजेज में। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? क्या पूर्व पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में, या मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज में, या उत्तर पाषाण काल लेट स्टोन एज में, या आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में? तो ये जो है यदि पशुपालन की, याद रखिए पशुपालन की जब भी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य पाषाण काल में, मिडिल स्टोन एज में इसका प्रारंभ हुआ था। इसके साक्ष्य जो है पशुपालन के, वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से मिलते हैं। सबसे पहले मध्य पाषाण काल की टाइमिंग देखें तो ये 10,000 साल से 6,000 साल वर्ष BC यानी बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व है। तो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व यह मध्य पाषाण काल का जो है समय है। भीमबेटका गुफा ये BS वाकड़कर ने खोज किया था 1957 में, सर्वप्रथम इन्होंने देखा था और खोज की। लघु उपकरणों का प्रयोग इसी मध्य पाषाण काल में हुआ है। तो ये प्रश्न आता है कि लघु उपकरणों का प्रयोग कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। हड्डी के बने आभूषण
महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिले थे और ये मध्य पाषाण काल में ही मिले के थे बने हुए। पुरा पाषाण काल की बात किया जाए यानी इससे पूर्व का, तो इनके मुख्य धंधा शिकार था। तो ये प्रश्न आता है पुरा पाषाण काल का मुख्य धंधा क्या था, तो आप बताएंगे शिकार था। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, ये प्रश्न आता है तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है पुरा पाषाण युगीन औजार की खोज की थी। तो इतने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब यह देखिए ये 7-8 प्रश्नों के उत्तर इसमें हैं, तो ये कुछ भी प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। ये प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, शब्द हरित क्रांति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग, तो देखिए MS स्वामीनाथन ने तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं भारत में। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया, ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। यदि प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया, ये हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पूछ रहा है, आप MS स्वामीनाथन तुरंत मत लगा दीजिएगा। शब्द का प्रयोग जैसे पूछे तो आप ऑप्शन नंबर C सही लगाएंगे, विलियम गार्ड द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए इससे संबंधित क्रांतियों के कुछ क्रांतियों जो कि परीक्षा में आती हैं उनके बारे में जानते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन, और यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आप जानते हैं, और ख़ास तौर से सबसे इसका उपयोग कई बार पूछता है। भारत में सबसे ज़्यादा यह प्रभावी रही। तो यदि खाद्यान्न पूछे तो गेहूँ, चावल ये बताएंगे, और यदि ये पूछता किस क्षेत्र में संबंधित ज़्यादा इसका प्रभाव रहा, तो आप बताएंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इन क्षेत्रों में। श्वेत क्रांति, इसके जनक वर्गीज कुरियन थे, और यह किससे संबंधित है? दूध से। नीली क्रांति, ये मछली से संबंधित है, हीरालाल चौधरी इसके जनक हैं। पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, तेल उत्पादन से, और सैम पित्रोदा को इसका पुरोधा माना जाता है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी माने जाते हैं, और ये टमाटर और मांस से संबंधित है। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वासुदेव राव ने इसका प्रयास किया, नेतृत्व किया, और ये मुर्गी पालन और मेन जो है इसका अंडा पालन से संबंधित है। चूँकि अंडा मुर्गी से जो है संबंधित है, इस वजह से यह मुर्गी पालन या अंडा पालन दोनों प्रश्न में दिया जा सकता है। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। मांस, झींगा मछली, मुख्य रूप से झींगा मछली और पोल्ट्री उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से संबंधित, क्योंकि गोल होती है, याद रखिए। सुनहरी क्रांति फल और बागवानी व शहद से संबंधित है। भूरी क्रांति या काली क्रांति कॉफ़ी और चमड़ा उत्पादन से है, और पेट्रोलियम से भी। ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है, ये प्रश्न आता है। अमृत क्रांति ये नदियों को जोड़ने की परियोजना है, इसे अमृत क्रांति कहते हैं। और इंद्रधनुषी क्रांति जो है 2000 में जो है सभी चीज़ों का एकीकृत उत्पादन के लिए कहा गया, और यह प्रथम कृषि नीति जो वर्ष 2000 में आई थी, तो उस समय इसकी बात की गई इंद्रधनुषी क्रांति, जिसमें संपूर्ण फसलों को एक साथ उत्पादित करके उनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इतनी क्रांतियां आती हैं, और इसको आप एक साथ एक जगह पे देख रहे हैं, तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कहूँगा। इसको जब 2-3 बार आप पढ़े रहेंगे तो आप परीक्षा में सही उत्तर लगा के आएंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, प्रश्न यदि ठीक लग रहे हों और लग रहे हों कि आपके काम के हैं और परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और समाधान द सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ ये आपके GD की परीक्षा तक आपको मिलेंगे, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस होंगी। नंबर 8 है प्रश्न का कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है? राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज, कैसा अधिकार है? क्या ये मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, या मूल कर्तव्य है? तो देखिए ये अमेंडमेंट संविधान में किया गया, और इसको मूल अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो यह मूल अधिकार है।
और किसके तहत है? 21A के तहत। देखिए इसमें राइट टू एजुकेशन यानी RT एक्ट 2009 इससे प्रतिपादित हुआ था और यह 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। संविधान का 86वां 86 अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है किस संविधान संशोधन में यह मूल अधिकार जोड़ा गया। तो 86वां 86 अमेंडमेंट था और अनुच्छेद 21A ये बहुत आता है, इसको याद रखिएगा। 21A यानी 21 क, ये याद रखिएगा आर्टिकल। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और भाग 3 में है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये सारे मौलिक अधिकार यहाँ दिया गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये समानता की बात करते हैं ये 3-4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 15 जो है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है, इसको विभेद नहीं करना है। अनुच्छेद 16 यानी ये भी समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, वही समानता की बात। तो देखिए ये अलग अलग अनुच्छेदों में किस तरह की, किस प्रकार की समानता की बात की गई है, इसको आप 1-2 बार 3 बार देख लीजिए। ये तो बहुत आता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखिए, प्रश्न आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 है वाक स्वातंत्र अधिकारों का संरक्षण। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 21 क है जो RTE एक्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखिए, प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है, किस शासक ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा आप समझ रहे हैं, जिसने कहा जाता है भारत की खोज की। भारत कहीं खो नहीं गया था कि उसकी खोज करता, लेकिन इसने भारत का एक रास्ता पश्चिम वालों को दिखाया। तो वास्को डी गामा जो कि भारत के रास्ते की खोज करता माना जाता है। इसका कालीकट में स्वागत कौन किया? अल्बुकर्क, डॉन अल्मीडा, जमोरिन, गैस्पर। तो ये था ऑप्शन नंबर C, जमोरिन इज़ द राइट आंसर। और यह एक हिंदू शासक था। जमोरिन मई 1498 में जब वह अपने जहाज़ से कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, तो उसने इसका वहाँ पर स्वागत किया। गुजराती गाइड मजीद एक व्यापारी था, उस मजीद की मदद से वास्को डी गामा कालीकट यानी केरल में है ये जगह, वहाँ पहुँचा। इसने तो स्वागत किया जमोरिन ने, लेकिन अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनके व्यापार में घाटा होता। भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बना लिया, कहाँ? कोचीन में 1503 में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ये प्रश्न आता है, याद रखिए, अल्बुकर्क था। यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसके पहले हालांकि पुर्तगाली आ चुके थे, लेकिन स्थापना इसने वास्तविक रूप से में स्थापना इसने की अल्बुकर्क ने। और यह एक क्या था? पुर्तगाली वायसराय था, जिसे 1509 में यहाँ वायसराय बना के भेजा गया था। इसने क्या किया कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया लड़ाई करके। इतनी यानी शक्ति इनकी बढ़ गई। यह 1510 में, 1509 में आता है और अगले 1 साल के अंदर इसने छीन लिया। पुर्तगाली आबादी बढ़ाने हेतु इसने क्या किया कि प्रेरित किया पुर्तगालियों को कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और उनसे संतान पैदा हो, जिससे उनकी आबादी बढ़े। ये सब कारनामे ये लोग करते थे। नेक्स्ट, मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? देखिए, राजधानी, देशों की राजधानी और मुद्राओं से प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? बैंकॉक, जकार्ता, पोर्ट लुइस, पोर्ट ब्लेयर। देखिए, बैंकॉक तो थाईलैंड की है, जकार्ता इंडोनेशिया की है, पोर्ट ब्लेयर तो हमारे देश में ही है एक राज्य, किसकी? अंडमान निकोबार। सो ऑप्शन नंबर D, पोर्ट लुइस इज़ द राइट आंसर। तो मॉरिशस की राजधानी है क्या? पोर्ट लुइस। और यदि इसकी मुद्रा की बात करें तो क्या है? रुपया, यहाँ का भी, लेकिन वो मॉरिशस वाला रुपया है उसका, और भारत के रुपये में उसके वैल्यू में अंतर रहता है, लेकिन नाम याद रखिए रुपया। फिजी की राजधानी है सुआ
और जो मुद्रा है फिजियन डॉलर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाई बेहद इनका मुद्रा है। इंडोनेशिया, अब देखिए ये जकार्ता तो है लेकिन नुसंतारा इसको बोर्नियो द्वीप कहा जाता है, तो ये है नुसंतारा। राजधानी रुपिया क्या है, रुपिया यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशिया की। म्यांमार नायप्रिडा और क्यात यहाँ की मुद्रा है। मालदीव का माले राजधानी, मालदीव रुफिया यहाँ की मुद्रा है। कतर का दोहा और कतरी रियाल मुद्रा है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, ये लेटेस्ट अभी 10-15 दिन की बात है कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और वहाँ की यहाँ इसका नया नाम अभी बिल्कुल लेटेस्ट 10-15 दिन की बात है, इसको याद रखिए, ये परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन। श्री विजयापुरम इसका नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी है। और यह अफ्रीका तक फैला हुआ है, और ये अफ्रीका का भी पूछा जाए प्रश्न कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो द्वीप कौन है तो मेडागास्कर होगा। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो श्रीलंका है। विश्व और उत्तरी अमेरिका इन दोनों का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। भारत का सबसे बड़ा द्वीप सालसेट जनसंख्या में और मध्य अंडमान क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी, ये प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न आता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिए। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, प्रश्न आया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये तो कई बार आया है प्रश्न, इंडोनेशिया है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार है। तो इस तरह से आप देखिए, एक जगह आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिल रही हैं और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? तो जब सेक्स रेशियो जो है रूरल इंडिया की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि किसकी बात हो रही है। तो रूरल सेक्स रेशियो इन रूरल इंडिया क्या है? 949, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारत का, अब इसमें कुछ और देख लीजिए, जनगणना से संबंधित प्रश्न है। भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है, और ये पिछले दशक से जनसंख्या से 10 अधिक हुआ है, तो एक अच्छा संकेत है, लेकिन और बढ़ना चाहिए था। 900, ये लिंगानुपात आप समझ रहे होंगे क्या है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो अभी भी स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है, और ये 8 कम हुआ है, चिंता का विषय है। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 929 और ग्रामीण क्षेत्रों में 949 है, तो ग्रामीण अभी भी आप देखिए कि अधिक है शहरी की अपेक्षा। ऐसा माना जाता है कि शहर जो है पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ उल्टी स्थिति है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी लिंगानुपात अच्छा है, यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, और सर्वाधिक आप समझिए कि जो साक्षरता दर है वो भी केरल की है। तो इसका अर्थ है कि लिंगानुपात और साक्षरता दर में जो है कोरिलेशन होता है पॉजिटिव। जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ लिंगानुपात बढ़ेगा, यानी लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी, ऐसा संकेत है। और जो न्यूनतम जो है वो हरियाणा में है, तो ये हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी क्या है? क्या ये डेवलप्ड है, विकसित है या विकासशील है, डेवलपिंग या अविकसित है या पिछड़ी है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस स्थिति में है, विकासशील एंड डेवलपिंग है, यानी डेवलपमेंट हो रहा है, इसका उस प्रक्रिया में है, तो प्रोसेस में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विकासशील यानी विकास की प्रक्रिया में है, विकास की ओर उन्मुख है। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जब बात की जाए, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जाए, तो वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, यानी पब्लिक और प्राइवेट
दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, विकास हो रहा है। विकसित होने के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जाती है। ये एक ट्रेंड है, इसको आप जाने रहिए कि जैसे जैसे देशों का विकास होता है तो प्राइवेट सेक्टर की जो है शेयर बढ़ता है और जो है पब्लिक सेक्टर का शेयर घटता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है शुरू में उतना सामर्थ्यवान नहीं रहता, धीरे धीरे सामर्थ्य जैसे आती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। और यह प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक डेवलपमेंट की निशानी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक प्रोफेसर जे.एम. कीन्स थे, जो कि 1929-30 की महान मंदी जो हुई थी उसमें आए थे और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि हमको एक्सपेंडिचर पर भी ध्यान देना चाहिए। ये याद रखिएगा, जे.एम. कीन्स ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो आपका खर्च किसी की इनकम होती है, प्रोड्यूसर्स की इनकम होगी, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। इस तरह से देश आगे बढ़ेगा। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी। आयात और निर्यात यानी का अभाव है, यानी आयात और निर्यात जहाँ नहीं होता, केवल देश के अंदर प्रोडक्शन होता है और सर्कुलेट हो जाती हैं चीज़ें, वो है बंद अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था क्या है? जो आयात निर्यात वाली है, दूसरे देशों से संबंध अच्छे हैं और व्यापार हो रहा है। एलपीजी मॉडल क्या है? ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 से भारत में खुली अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हुआ है। और यह प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, इसीलिए इसको राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं। एलपीजी मॉडल को 1991 से देश इस ओर बढ़ा इनकी नीतियों की वजह से। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है एजार कप। ये प्रश्न आता है, खेल का प्रश्न है। एजार कप का संबंध किससे है? एजार कप की बात करें तो ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। कुछ और कप देखिए किस खेलों से संबंधित है, ये प्रश्न आते हैं। फुटबॉल से जो है डूरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप संबंधित है। हॉकी से वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। क्रिकेट से सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। टेबल टेनिस से बर्ना बेलेक कप, बैडमिंटन से नारंग कप, गोल्फ से बाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और जिम्नास्टिक से चाइना कप। ये कप से याद रखिए, ये प्रश्न वो हैं जो आए हुए हैं परीक्षा में पहले। 15वां प्रश्न है किस शहर को भारत का कार्टनोपोलिस कहते हैं? कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई। कुछ और उपनाम देखिए शहरों के। पूर्व का बोस्टन भी मुंबई को ही कहते हैं। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहते हैं, कर्नाटक में है ये। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहते हैं, मेघालय की राजधानी है। राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है माउंट आबू को कहेंगे। भारत का मैनचेस्टर, बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, ये भारत का। और उत्तर भारत और एशिया का मैनचेस्टर कहेंगे तो ये कौन है? कानपुर है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें बारीकी से इनके अंतर देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न है थावे महोत्सव। ये भी प्रश्न खूब आता है, किस राज्य में मनाया जाता है? थावे महोत्सव बिहार में मनाया जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ और देखिए उत्सव। बिहार का अन्य उत्सव है छठ पर्व, और संयोग देखिए कि ये इस समय मनाया जा रहा है। आज अस्ताचल सूर्य को जो है अर्घ दिया गया है और कल जो है सूर्य उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो संयोग है कि इस समय यह चल रहा है, यह पर्व बिहार का पर्व है, लेकिन इस समय पूरे देश में हो रहा है। खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बहुत धूमधाम से हो रहा है। उड़ीसा, इसमें जो मुख्य पर्व है वो रथ यात्रा है और बाली यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, नव कलेवर उत्सव। ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। केरल में ओणम, विशु और मकर विलक्कू और नौकायन प्रसिद्ध है, आप बड़ी बड़ी नावें देखे होंगे, नौकायन होता है। कर्नाटक में भैंस दौड़ और उभौली महोत्सव की बात करें तो सिक्किम और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली की बात करेंगे तो केरल में स्थित है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और वैलीज पर जो प्रश्न आते हैं देखिए,
देखिए हमने प्रयास किया है, जैसे वैली पूछा है तो कई जो वैली से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे एक साथ आपको यहाँ रख दिए जाएं, जिससे आप एक साथ देख लीजिए, उनको शामिल कर लिया गया है। तो साइलेंट वैली केरल है। फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिए दोनों में अंतर, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड पूछे तो कैलिफोर्निया है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। मृत घाटी, ग्रैंड घाटी, रैबिट घाटी, जुबान घाटी, ये यूएसए में। हैप्पी घाटी और बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में। शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया में। और सेक्रेट घाटी की बात करें तो पेरू में है। तो इतने महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं इनको याद रखिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, किस पाठ्यांक पर फ़ारेनहाइट था सेल्सियस दोनों पैमाने बराबर होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिए, -40 डिग्री रट जाइए, -40 डिग्री पर ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं इसको आप देख लीजिए। C/5 बराबर F-32/9, ये एक फार्मूला है। यदि इसमें -40 रख दीजिए तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, -8 बराबर हो जाते हैं। इसलिए -40 डिग्री पर यह तापमान दोनों बराबर होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर? तो नन अदर देन अटल बिहारी वाजपेयी। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को, जिस दिन बड़ा दिन क्रिसमस डे भी होता है, मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्मदिन है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। देखिए प्रश्न आता है विद्यार्थी दिवस किस महापुरुष के का जन्मदिन इसके रूप में मनाया जाता है, तो आप इनका नाम बताएंगे, APJ अब्दुल कलाम। कब मनाया जाता है तो 15 अक्टूबर। इसलिए इसमें जो है 3 तरह के प्रश्न हैं। ऐसे भी पूछा जाता है कि APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विद्यार्थी दिवस। इसलिए इसको एक लाइन में 3 प्रश्न हैं, आप समझ लीजिए। किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजनी नायडू। सेवा दिवस 17 सितंबर नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से इन लोगों के जन्म दिवस और इसको क्या कहते हैं इस पर और क्या तिथि है, ये याद रखिए, एक साथ इतने दिए गए हैं क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। 20वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को की जैसे करेंगे तो ये पेरिस में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का पूरा नाम है क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1946 में हुई। उद्देश्य क्या है इसका? शांति के लिए विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में देशों के मध्य स्वस्थ भावना का निर्माण करना। इन सारे विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति, इन पर ध्यान देना, इनमें स्वस्थ भावना का विकास इस क्षेत्रों में देशों के बीच करना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापित हुआ और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। रेड क्रॉस की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है और स्विट्ज़रलैंड में जो कि है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और एक फैक्ट याद रखिए कि ये रेड क्रॉस जो है ये केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिए। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये 1951 में स्थापित है और मुख्यालय इसका जिनेवा में है। तो आप देख रहे हैं इतने महत्वपूर्ण संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी बात यहाँ की गई है। ऐसे ही अलग नेक्स्ट क्लास में हम अन्य और संगठनों की बात करेंगे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है। अब 2-3 मिनट की और ये वीडियो है। भारत के किस शहर को ग्रीन सिटी कहा जाता है? किस शहर को ग्रीन सिटी कहा जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द ग्रीन सिटी? तो ग्रीन सिटी भैया तिरुवनंतपुरम है। ऑप्शन नंबर सी। और सिटीज़ की बात करें तो ऑरेंज सिटी नागपुर, पिंक सिटी जयपुर, सिल्वर सिटी कटक,
वाइट सिटी उदयपुर, रेड सिटी अजमेर और येलो गोल्डन सिटी जो है जैसलमेर। तो ये महत्वपूर्ण सिटीज़ के उपनाम हैं। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर की जब बात, तो ये महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ये भव्य विशाल नटराज मंदिर है। तमिलनाडु के अन्य मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और पांड्यों द्वारा स्थापित है ये मंदिर। ये दोनों प्रश्न आते हैं, किसके द्वारा स्थापित और कहाँ। रंगनाथ स्वामी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, तिरुचिरापल्ली में है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी फेमस मंदिर, केरल सबरीमाला मंदिर, कर्नाटक विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर दोनों फेमस है, प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर और लिंगराज मंदिर। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर खूब प्रश्न आता है, काकतीय वंश द्वारा के रुद्रदेव द्वारा यह बनवाया गया था। आप इन मंदिरों को एक दो बार पढ़ लीजिए, सब प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी? देखिए, गजनी वंश का संस्थापक महमूद गजनवी को मत लगा दीजिएगा, बहुत सारे लोग लगा देते हैं। अलप्तगीन था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसका गुलाम जो है अलप्तगीन का सुबुक्तगीन था और यह गजनी का शासक बना। और सुबुक्तगीन का पुत्र जो है महमूद गजनवी, जिसको हम खूब पढ़ते हैं, यह अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या कर शासक बना था 998 ईस्वी में। अक्सर ये जो शासक होते थे मुग़ल और जो ये गुलाम वंश के ये सारे शासक थे सल्तनत काल के, सब एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों की हत्या करके बनते थे। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था, राज्य करना नहीं था, ये याद रखिएगा। गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, इसने प्रसिद्ध किताब लिखी तारीख़ यामिनी। अन्य विद्वानों की बात करें तो फिरदौसी जो है फारसी का होमर कहा जाता है, ये याद रखिए, ये प्रश्न आता है, इसने शाहनामा लिखी। अल बरूनी जो है यह गजनवी के साथ भारत आया था, उसका इस पुस्तक का नाम था तहकीक हिंद। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और है, जनांकिकी लाभांश क्या है? व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखिए प्रश्न बड़ा बढ़िया प्रश्न है और आता है हर परीक्षा में। जनांकिकी लाभांश यह है क्या है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ये है जनांकिकी लाभांश, क्योंकि यही उम्र जो है जनसंख्या की काम करने वाली है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है 15 से 59 ईयर्स की, इस आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या का देश के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि 15 से पहले काम नहीं करते, 15 से यानी 59 के बाद जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो ये प्रश्न आता है, खाद्य सामग्री अंकगणितीय दर से और जबकि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। इसका अर्थ ये है कि खाद्य सामग्री 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ेगी और जनसंख्या 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इस तरह से बढ़ेगी, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए खाद्य सामग्री की कमी भी हो सकती है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, नए खाद बीज इत्यादि आए तो जो है खाद्यान्नों की कमी नहीं हुई। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, दूसरा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला दशक बात करें तो याद रखिए 1991 से 2001 में ये वाला जो दशक था, इसे 25.85 25.85% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई थी, सबसे ज़्यादा है। इससे थोड़ा ही कम 25, देखिए इससे पहले भी जो 2 दशक थे उसमें भी 25 से प्लस थे जनसंख्या, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें थी। 2001 से 2011 के मध्य ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी नागालैंड में, याद रखिएगा, और ये -0.58% थी इस दशक में। किसमें? 2001 से 2011 के दशक में, जो कि 2011 की जनसंख्या में यह पता चला कि नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी। नेक्स्ट, हाल ही में अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को किस देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह जो है
करंट का प्रश्न है। तो पहले तो आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस हैं। और इनको किस देश ने प्रतिबंधित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इजराइल। क्योंकि इजराइल में और फिलिस्तीन में, ईरान में, इन सब के बीच युद्ध चल रहा है, तो उस बीच में इनको प्रतिबंधित इजराइल ने कर दिया है, एंटोनियो गुटेरस को। पैलेस्टाइन और फिर इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसी दौरान ये किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रतिबंध हुआ है, क्या? एक्स, ट्विटर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, अब एक्स नाम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने, और ब्राज़ील के किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्स या ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि किस लेवल की ये क्लासेस हैं, आप समझ गए होंगे, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। लगातार इनको देखते जाइए। ये मैं प्रयास करूँगा कि हर दूसरे दिन आपको एक एक क्लास आपको मिलती जाए और क्लासेस लगातार बढ़ती चली जाएंगी। आपका ज्ञानवर्धन होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए रामबाण साबित होगी ये सीरीज, जो इस समय एसएससी जीडी के लिए 2025 की परीक्षा के लिए यह चल रही है। इसलिए बहुत ध्यान से, सावधानी से पूरी वीडियो देखते जाइए। निश्चित ही बेनिफिशियल साबित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो समाधान द सॉल्यूशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चय ही सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।